मरकजी हुकूमत के लिए नए ज़र क़वानीन की मुखालफत जारी है। हुकूमत से कई दौर की बातचीत के बाद भी बात नहीं बनी है। किसानों का कहना है कि वो नए ज़र क़वानीन की वापसी से कम पर राजी नहीं है। किसान गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वहां की सूरत हाल का जायजा लिया हमारे नुमाइंदे रोहित सिंह ने और किसानों से बातचीत की। आइए देखते हैं। लगातार किसान गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद है। उनकी मांग लगातार चल रही है। इस कृषि जो बिल सरकार ने पास किया है उसके विरोध में कि ये बिल वापस किया जाए। आइए कुछ किसानों से बात करते हैं और जानते हैं, पूछते हैं इस बिल के बारे में बताइए आप। इस बिल के बारे में यही है कि वापस वो ले अपना, तभी कुछ हो सकता है किसानों का। वैसे और कुछ भी कोई भी सुविधा देती हमें कोई नहीं चाहिए। हमें बिल वापस होने चाहिए। किसको धरती माता है जो यही हमारी माँ है, इसी में हम पैदा करते हैं, इसी में खाते हैं, सब कमाते हैं, दुनिया खा रही है सब। और यही चीज हमारी मांग है। अब यही चीज हमारे से चली गई तो हमारे पास कुछ नहीं रह जाएगा। कल भी आपके संगठन के लोगों ने टोल फ्री करने की बात की गई थी, उसका कितना व्यापक असर हुआ है? 98% जी 98% सर, जो बोला था हमारे संगठन ने, हमारे अध्यक्ष साहब ने कि भाई सभी टोल फ्री होंगे, तो वो 98% सफल रहा है। सरकार या मीडिया कुछ भी दिखा दे, हम उस चीज से कोई मतलब नहीं रखते। इस चीज में हमें पता है, हमने जो हमारे अध्यक्ष साहब ने जो निर्णय लिया था वो सफल हुआ है। ठीक है सर। आगे आंदोलन कितनी तेजी से चलेगा? सर आगे जितना भी टाइम बढ़ता रहेगा, आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अभी धीरे धीरे सब किसान भाई इकट्ठा हो रहे हैं इधर। आप आने वाले टाइम में देख सकते हो को बहुत किसान भाई गांव से चले हुए हैं, लेकिन प्रशासन जो है वो यहाँ तक आने नहीं दे रहा। रास्ते में इधर उधर कहीं भी भटका रहा है, डायरेक्ट आने नहीं दे रहा। सब रोड जगह जगह जाम हो रखे हैं। कल हम लोग भी आए यहाँ पे, तो हम भी मतलब सुबह चले थे 8 बजे और हम यहाँ शाम को 8 बजे पहुंचे। हमारा रास्ता कितना था? 60 किलोमीटर। हम उसको 2 घंटे में कवर कर सकते थे, लेकिन प्रशासन ने हम मेन रोड से नहीं आने दिए। हम खेतों के रास्ते से आए घूम के। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि प्रशासन आने नहीं दे रहा है, इसको लेकर आपने बात की अपने अन्य नेताओं से? जी सबको बोला, यूनियन को भी पता है। तो अभी यही आदेश मिला है कि भाई जो कर रहे हैं इनको करने दो, देखते हैं कब तक करेंगे हमारे साथ ये। हम बैठे हुए, हम हिलने वाले नहीं है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। अब की बार आर पार की लड़ाई होगी, सरकार के साथ और किसान की लड़ाई है ये। इसमें हम पीछे हटने वाले नहीं है सर, किसी भी तरीके से। जी बिल्कुल, जैसा कि किसान बता रहे हैं कि आर पार की लड़ाई है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। नेटवर्क 18 के लिए गाजियाबाद से रोहित सिंह। अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि किसानों की तहरीक को कुछ लोगों ने अपने सियासी मफाद के लिए हाईजैक कर लिया है। उन्होंने मजीद कहा कि मरकज ने किसानों के मफाद को पेश नजर रखकर कानून वज़ा किया है। बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। सर, किसान आंदोलन लगातार जारी है। किसान कह रहे हैं कि अब लगातार इसको और तेज करेंगे, महिलाओं को बुलाएंगे, बच्चों को बुलाएंगे, सड़क जाम कर देंगे। देखिए, किसान भाइयों की जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं पे मोदी जी की सरकार संवेदनशील है, ईमानदार है। और अगर आप देखें तो किसानों के आंदोलन की या जो अब मुहिम है उसकी शुरुआत क्या हुई थी कि एमएसपी जो है सुरक्षित रहनी चाहिए, वो सुरक्षित है। मंडियां जो है वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए, वो ख़त्म नहीं हो रही है। किसानों के खेत खलिहान सुरक्षित होने चाहिए, वो सुरक्षित हैं। लेकिन अब ये जो मुहिम है ये हकीकत से कोसों दूर और भूत और भ्रम से मजबूर हो गई है। और भ्रम के भूत से मजबूर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ सियासी साजिशी सूरमाओं ने कोशिश की है कि इस मुहिम को हाईजैक करें और अपने निहित स्वार्थों के लिए इसका इस्तेमाल करें। सर, कुछ जो किसान संगठन हैं वो सरकार की बात मान रहे हैं। कुछ लोगों ने कल रक्षा मंत्री जी से मुलाकात की, कृषि मंत्री से मुलाकात की, तो उन्होंने नोएडा जो बॉर्डर्स हैं उनको खोल दिए हैं। कुछ कह रहे हैं कि ये किसान बिल ठीक है, लेकिन कुछ अभी भी अड़े हुए हैं। देखिए, अगर आप अभी भी आज जाएंगे, दूर दराज के गाँव में जाइए, देश भर के अन्य स्थानों पे जाइए, किसानों से मिलिए। किसान जो है वो मोदी जी की सरकार की नीतियों से और मोदी जी की नीयत से पूरी तरह से संतुष्ट भी है, सहमत भी है और खुश भी है। कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। सर, प्रियंका गांधी ट्वीट कर रही हैं, कह रही हैं कि लगातार सरकार जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रही है और प्रधानमंत्री उसको बजाय किसानों और गरीबों पर खर्च करने के वो अपने प्रचार में और प्रसार में खर्च कर रहे हैं। देखो क्या है कि ये जो परिवार है, अब सड़क पे तो हार और ट्विटर और सोशल मीडिया पे हाहाकार। अब हर दिन जो है वो एक नया किस्सा, एक नई कहानी लेकर के ये लोग आते हैं। अब इनको एक बात समझना चाहिए ज़रा सा, अगर इनको अपना इतिहास और भूगोल देख लेना चाहिए। जिस पार्टी और जिस परिवार का इतिहास दागी हो
और भूगोल बागी हो गया हो, तो ऐसे लोग जो है वो आज जो है वो कन्फ्यूज़न क्रिएट करने में हिस्सेदारी भागीदारी कर रहे हैं, तो उसमें भी सफल नहीं होंगे। सर, पश्चिम बंगाल में लगातार आपके कार्यकर्ताओं की हत्या जारी है। कल भी एक कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। देखिए, पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से अराजक तत्वों ने हाईजैक कर लिया है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है उसको ये अराजक तत्व और उद्दंड ताकतें जो है वो पूरी तरह से हाईजैक कर चुकी हैं। और उससे भी दुख की बात यह है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी राज्य सरकारों की और केंद्र सरकार की होती है उसका भी उन्हें ज्ञान नहीं है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कैमरा पर्सन जगदीश प्रीति के साथ पवन गौड़, नवयुग टीम, दिल्ली। बिहार की फ्लेम नामी तंजीम ने हुफ़ाज़ इकराम को जदीद तालीम देने का इंतजाम किया है। फ्लेम के सरपरस्त और मारूफ सर्जन डॉक्टर अहमद अब्दुल हई के मुताबिक फ्लेम की ये कोशिश लगातार जारी है। पहले बिहार के तलबा को बैरून रियासत में तालीम दिलाने का इंतजाम किया गया था। अब बिहार में ही हाफिज बन चुके तलबा को स्कूल की तालीम दिलाने की पहल शुरू की जा रही है। डॉक्टर अब्दुल हई के मुताबिक इस साल 50 हुफ़ाज़ इकराम को जदीद तालीम दिलाने की कोशिश की जाएगी ताकि वो लोग अपने ख्वाब पूरे कर सकें। पहले फ्लेम ने एक कोशिश की और यहाँ से बच्चों को भेजा दो ट्रिप में बना करके। हमारे एक साथ अफसर साहब जो राब्ता कमेटी के हैं वो साथ ले गए उन लोगों को, वहाँ जाकर एडजस्ट किया। हम लोग करीब सब मिलाकर 45 बच्चे गए, करीब 5 बच्चे एडजस्ट नहीं कर पाए ऐसी, वहाँ का फूड डिफरेंट है, और लेकिन और सब बच्चे रहे और अच्छा कर रहे हैं वो। और अब कोशिश की जा रही है कि वो बीदरवाले की एक ब्रांच यहाँ पटने में खुले, क्योंकि बिहार के काफ़ी बच्चे ऐसे हैं और जो नंबर ऑफ हुफ़ाज़ यहाँ पैदा होते हैं कम जगह पैदा होते हैं। ये पूरा एरिया जो है बिहार यूपी का काफ़ी ज़्यादा हाफिज़ आते हैं, इसलिए हमें बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये होगा। और ये काम और जगहों पे भी हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है और जगहों पे हो रहा है। फिल्म के ज़ेरे तमाम ये तमाम चीज़ें जो है ये हम लोग अपने यहाँ कर रहे हैं, दिल्ली वाला अलग ग्रुप है वो कर रहा है, कर्नाटक में तो है ही है एक बड़ा ग्रुप, हैदराबाद में एक बड़ा ग्रुप हमारे दोस्त हैं डॉक्टर फ़खरुद्दीन नस्को, उन लोग काफ़ी कर रहे हैं काम। बिहार उर्दू एकेडमी की तश्कील का मुतालबा एक बार फिर जोर पकड़ने लगा है। मुहिबान उर्दू ने एकेडमी की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। वहीं अपोजिशन ने हुकूमत से सवाल पूछा कि क्या उर्दू ज़बान हुकूमत की तरजीहात का हिस्सा नहीं है। बिहार उर्दू एकेडमी गुज़िश्ता 3 साल से तहलील है। उर्दू एकेडमी उर्दू के ताल्लुक से लगातार काम करती है। किताबों की इशाअत के साथ साथ उर्दू जबान के फरोग को लेकर मुख्तलिफ प्रोग्राम एकेडमी में मुसलसिल होते रहते हैं, लेकिन 3 बरसों से उर्दू एकेडमी में किसी तरह का कोई प्रोग्राम नहीं हुआ है। ऑपोजिशन पार्टी ने एकेडमी की सूरत हाल पर सख्त नाराजगी का इजहार किया है और हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि जानबूझकर उर्दू एकेडमी के मसले को ठंडे बस्ते में डाला गया। वहीं जेडीयू के लीडर भी इस ताल्लुक से अफसोस का इजहार कर रहे हैं, ताहम उन्होंने यकीन दिलाया है कि एकेडमी के तश्कील का मरहला जल्द पूरा होगा। उर्दू एकेडमी की तश्कील न फ़ौरन होनी चाहिए। सिर्फ उर्दू एकेडमी नहीं, अक़लियतों के हवाले से जितने इदारे हैं उनकी तश्कीलें न पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन कुछ गैर यकीनी सूरत हाल भी रही सियासी। अब चूँकि सरकार बन गई है तो हम ये समझते हैं कि वज़ीर आला इस सिलसिले में जल्द से जल्द मौसर कदम उठाएंगे और सिर्फ उर्दू एकेडमी की ही तश्कील नहीं होगी, इसलिए कि यही एक ऐसा इदारा है जिसके ज़रिए उर्दू की किताबों की इशाअत, उन पे इनामात और सेमिनार के अलावा दूसरी सियासी सरगर्मियाँ भी जो है होती रही हैं, और हम समझते हैं कि इससे उर्दू का नुकसान हो रहा है और उर्दू वालों में एक तरह से नाराज़गी भी फैल रही है, जिसका सद्जवाब होना चाहिए। आरजेडी के तरफ से अपील नहीं, आरजेडी की तरफ से ये कहना है चूँकि उर्दू उसका भी हक़ है, बुनियादी हक़ है। नीतीश कुमार जी की पिछली सरकार ने उर्दू एकेडमी को तो तश्कील किया ही नहीं। अब मैं आग्रह नहीं जानना चाहता हूँ कि क्या नीतीश की ये हुकूमत और इसके एजेंडे से उर्दू उड़ गई, गायब है, तश्कील होगी नहीं होगी। नीतीश जी इसको तो बताएं। उर्दू मुसलमान की ज़ुबान नहीं है, उर्दू खालिस हिंदुस्तानी ज़ुबान है और उर्दू पे इजारादारी उर्दू बोलने वालों की है, न कि मुसलमानों की है। दानिश्वरों के मुताबिक
एक तरफ वजीर आला नीतीश कुमार उर्दू दोस्ती की बात करते हैं और दूसरी तरफ एकेडमी की तश्कील के मामले पर वो संजीदा नहीं है। मारूफ मौरिख प्रोफेसर सैयद आलम ने वजीर आला को इस जानिब फौरी तौर पर तवज्जो देने की अपील की है। वक्त की अहम ज़रूरत है, इसलिए ज़रूरत है कि उर्दू जो है यहाँ सेकंड लैंग्वेज है और सेकंड लैंग्वेज होने के नाते यहाँ पर सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ एक जिम्मेदार वहाँ का सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट के नहीं आने से, वाइस प्रेसिडेंट के नहीं आने से वहाँ का बहुत ही तातुल में है, लोग बहुत परेशान हैं, पूरे बिहार के लोग इससे आपकी उम्मीद की निगाह से देख रहे हैं। मैं गुजारिश करता हूँ श्री नीतीश कुमार साहब से और उनके रफ़काओं से कि उर्दू एकेडमी को जल्द से जल्द और जितनी जगहें मतलब कि ये है उसको पुर किया जाए, ताकि जो है वहाँ के उर्दू के फ़रोग़ में जो है नुमाया किरदार हासिल हो सके। दरअसल उर्दू एकेडमी के तहलील होने के सबब उर्दू और उर्दू अदीबों का बहुत नुकसान हो रहा है। एकेडमी का दफ्तर रोज खुलता है और बंद होता है, लेकिन जिस मकसद के तहत ये इदारा कायम है वो मकसद 3 बरसों से ठंडे बस्ते में पड़ा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट। हैदराबाद कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम अपना दायराकार रियासती सतह पर फैला रही है। अब इस बॉडी का नाम कर्नाटक मुस्लिम पॉलिटिकल फोरम रखा गया है। इस ज़िम्न में आज रियासती सतह पर पहला लीडरशिप इजलास गुलबर्गा में मुगल गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक्किद किया गया। इजलास में रियासत भर से आए नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में रियासत में मुसलमानों की सियासी, तालीमी, इक़्तिसादी, समाजी और माशी सूरत हाल और मसाइल का जायज़ा लिया गया। साथ ही मसाइल के तदारुक के लिए हिकमत अमली बनाने पर भी गौर व खौस किया गया। नई बॉडी ने टारगेट तक पहुंचने के लिए 1 साल की मुद्दत का भी तयन किया है। मुसलमानों के हक के लिए, हक का मतलब गवर्नमेंट के जितने भी प्रोग्राम्स है, अब जो प्रोग्राम्स कर्नाटका गवर्नमेंट 70% बजट गवर्नमेंट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का कट कर चुके हैं। स्कॉलरशिप का बजट कट करे हैं, फी कंसेशन का बजट कट करे, विद्याश्री का कट कर, हर तरीके का बजट कट करके मुसलमानों को रास्ते पे लाने की कोशिश कर रही है। ऐसे इश्यूज को भी हम गवर्नमेंट तक ले जाने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ जो भी दर्द कौम के दर्द है वो दर्द को हम गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करने के लिए ही ये पॉलिटिकल फोरम बनाया गया है। पॉलिटिकल फोरम इस वक्त पूरे कर्नाटका रियासती सतह पे जो है 2 लेवल में काम करेगी। एक, गवर्नमेंट के जो फेलियर्स हैं वो सारे फेलियर्स को पब्लिक के बीच में जाकर उजागर करेगी और उन सारे फेलियर्स को करेक्ट करने के लिए मुतालबा करेगी। और दूसरा, आने वाले दिनों में मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को रियासत में किस तरह बढ़ाया जाए, ग्राम पंचायत से लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक सीट्स को किस तरीके से इंक्रीज किया जाए, इसके ऊपर एक स्ट्रेटेजी तैयार करेगी और उसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में फोरम अपना काम करेगी। हमारा लीगल रिप्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। डायरेक्शन जो एक्ट्स या फिर दूसरे ऑर्डिनेंसेस आते हैं उसको चैलेंज करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लीगल टीम होनी है। और जो रिजर्वेशंस का मुद्दा हम लोग बहुत सुनते हैं कि माइनॉरिटी में रिजर्वेशंस लगा करके हमारी सीटों को जनरल या फिर दूसरों को दिया जाता है, लेकिन किस हद तक इन सब चीज़ों को हम लोग चैलेंज करने में कामयाब हुए हैं आज तक, ये हम लोगों को रिवाइव करना होगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर डिवीज़नल लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे इसको बांटा दिया जाए और वहाँ पर जो भी डिस्कशंस होना है, वहाँ के जो भी मसले होना है उस पर बहस होना है करके जो है ये पूरी स्टेट लेवल तक की आवाज़ इसमें शामिल हो, तभी ये काम हम एक प्रेशर लॉबी की तरह काम कर सकते हैं। ये बेंगलुरु में ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल कर्नाटक का जनरल बॉडी इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास में मुल्क और मिल्लत के सुलगते हुए मसाइल पर गुफ्तगू हुई। मिल्ली काउंसिल के अरकान ने कहा कि गाँवकुशी पर पाबंदी, लव जिहाद, इस तरह के मुतनाज़ा मुद्दों को उठाकर समाज को तोड़ने, समाज में नफरत फैलाने की कोशिशें हो रही हैं। बीजेपी की सरपरस्ती में कायम मरकजी और रियासती हुकूमतें आवाम की आवाज़ नहीं सुन रही हैं और अक़लियतों को निशाना बनाया जा रहा है। इस अहम इजलास में सियासी, समाजी मसाइल के साथ तालीमी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। मिल्ली काउंसिल ने तालीमी मसाइल का जायज़ा लेने के लिए सैयद सैफुल्लाह की क़यादत में माहिरीन तालीम की कमेटी तश्कील दी है। जो मुल्क का कानून, मुल्क का दस्तूर, जिससे उसके ऊपर कोई चीज़ आ सकती हो, तो ये तमाम चीज़ों को हमें चाहते हैं कि ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल का पैगाम ये है कि हुकूमत जो भी है वो अवाम की खैर खा होनी चाहिए, अवाम के जो हक़ में फैसले करने चाहिए और अवाम जिससे
मुतमईन हो, ऐसे कोई जो है इक़दाम करने चाहिए। अब बस हम क्या कर सकते हैं, मिली काउंसिल अवेयरनेस ला सकती है, प्रोटेस्ट कर सकती है, डेमोन्स्ट्रेशन नॉन वायलेंट वे में डेमोन्स्ट्रेशन कर सकती है। एंड मैं समझता हूं कि इस मुहिम को ऑल इंडिया मिली काउंसिल कर्नाटक चैप्टर न केवल बेंगलोर डिस्ट्रिक्ट तालुक लेवल में भी इसको ले जाना चाहिए। दीनी तालीम के ताल्लुक़ से मदारिस का क़ियाम, मकातिब का क़ियाम वगैरह वगैरह, उसके ताल्लुक़ से उसमें कोई वाज़ेह हिदायत नहीं है। तो ये तय हुआ है कि एक हम कमेटी बनाएं रियासती सतह की, तो वो 7 नफरी कमेटी हमने बनाई है और उसका कन्वीनर हमने सैयद सैफुल्लाह साहब को बनाया है। वो मज़ीद तालीम के वर्तमान में हम काम कर रहे हैं दावणगेरे में। हमारे पास 4 हज़ार बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ से 90% लड़कियाँ हैं। डिग्री में करीब 500 बच्चे पढ़ रहे हैं, डिग्री में 400 से ज़्यादा लड़कियाँ हैं। हम उनका ज़हन साजी कर रहे हैं। सिर्फ पढ़ाने से नहीं होने वाला, उसके साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है। तालीम के मैदान में समाज का गरीब तबका भी आगे आए, इस जज्बे के साथ गरीब तलबा की मदद का खुशनुमा मंजर बेंगलुरु में देखने को मिला। ह्यूमन टच नामी तंजीम ने ज़रूरतमंद और मुस्तहक तलबा की निशानदही करते हुए उनमें लैपटॉप तकसीम किए। इंजीनियरिंग कोर्सों के 17 और कॉमर्स के 6 तलबा को लैपटॉप दिए गए। ह्यूमन टच तंजीम की सदर तज़ीन उमर ने कहा कि लॉकडाउन और कोरोना वबा की वजह से हर तरफ ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं। लैपटॉप कंप्यूटर तलबा की ज़रूरत बन चुके हैं। इस ज़रूरत को पूरा करने की एक छोटी सी कोशिश की गई है। वाज़ेह कि ह्यूमन टच तंजीम बेंगलुरु में हर साल इज्तिमाई शादियाँ मुनक़्क़द करती हैं। कोरोना वबा की वजह से इज्तिमाई शादियों के इनेक़ाद की गुंजाइश नहीं है, इसलिए इस तंजीम ने पहली मरतबा लैपटॉप तकसीम करते हुए समाजी खिदमत की अनोखी मिसाल कायम की है। टच ट्रस्ट से आज 17 बच्चों को जो इंजीनियरिंग पढ़ रहे उन स्टूडेंट्स को लैपटॉप दिया गया था। ये जो कोविड-19 के पैंडमिक के तरफ से कॉलेज बंद है और ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। जो पसमानदा इलाकों में बच्चे रहते हैं उनके पास वाईफाई भी नहीं रहता, लैपटॉप भी नहीं है और वो जो क्लासेस मिस हो लेके थे, तो ह्यूमन टच ने फंडरेजर करके लैपटॉप आज दिए थे। जो ह्यूमन टच ट्रस्ट का हमने आज एक नया विंग खोला है, जो यूथ विंग है, आज उसका इनाग्रेशन हुआ था और ये जो मेंबर्स आज जो हमने लैपटॉप्स दिए, ये सब स्टूडेंट्स को ये इंशाल्लाह ये यूथ विंग के मेंबर्स बनेंगे और हमारे यूथ एम्बेसडर्स बनेंगे। हर एक जो इलाके से आते हैं, या तो वो शिमोगा हो या टुमकुर हो या बेंगलोर के जो भी इलाके हैं, वहाँ के एम्बेसडर्स होंगे हमारे लिए ह्यूमन टच के लिए, और हमें वहाँ से ग्राउंड से हमको बताएंगे कि क्या ज़रूरतें हैं लोगों के लिए और वो कैसे मदद कर सकते हैं उनके लिए, और हम भी उनका साथ देंगे। ड्राइव के थ्रू आई गॉट दिस लैपटॉप एंड हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है ये, बिकॉज़ मैं कंप्यूटर साइंस के फील्ड से बिलोंग करती हूँ, तो लैपटॉप इज़ अ वेरी नेसेसरी थिंग फॉर अस बिकॉज़ हम ना कोडिंग रहता है, प्रोजेक्ट्स बनाने का रहता है। सो ह्यूमन ट्रस्ट वो सब चीज़ को कंसिडर करके दे हैव गिवन अस अ लैपटॉप। तो लैपटॉप हम ना होना ही है। अब टेक्निकल एजुकेशन में तो लैपटॉप होना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रोजेक्ट्स करने, सेमिनार्स करने, फिर हम ना ऐप्स पूरा डाउनलोड करने, पूरा लैपटॉप होना ही चाहिए। सो मैं ह्यूमन टच ट्रस्ट वाले को बहुत। हैदराबाद की अदबी, तहजीबी, सकाफती, गंगा जमनी तहजीबी रिवायतों के बैनुल-अक़वामी गुलकार व स्टेज शोमैन खान अतहर का आज सुबह इंतकाल हो गया, जिन्होंने कई बरसों तक न सिर्फ हैदराबाद, दक्कन बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक में प्रोग्राम पेश किए थे। खान अतहर को सरकारी, खानगी और कई तकारीब में बतौर ख़ास मदऊ किया जाता था। वो मुख्तलिफ अदबी और सकाफती अंजुमनों से वाबस्ता रहे। वो इंतहाई मिलनसार थे। उन्होंने गज़ल गुलकारी को एक नई जुला बख्शी थी। न्यूज़ 18 उर्दू पर आज भी खान अतहर की गज़लें पेश की जाती हैं, जिसे नाजरीन खूब पसंद करते हैं। पसमानदगान में अहलिया के अलावा एक फर्जंद और 2 दुख्तर शामिल हैं। इनकी उम्र 65 बरस थी। सभी गज़ल के शहदाइयों और गुलकारी के शायकीन के लिए बहुत ही अफसोसनाक है, नाकाबिल तलाफ़ी है कि हैदराबाद के बैनुल-अक़वामी गुलकार खान अतहर का आज सुबह इंतकाल हो गया। खान अतहर एक बहुत ही हरकियाती शख्सियत थी। फाइन आर्ट्स अकेडमी के और जिंदा दिलान के हर तकरीबों में पेश रहते थे और मुख्तलिफ फनकारों के रविंद्र भारती के, गांधी भवन के प्रोग्रामों में ऑर्गेनाइजिंग में बहुत ही मदद करते थे और बहुत ही
बासलाहियत फनकारी नहीं, बहुत ही बाकमाल शख्सियत थी। आनथर मोहम्मद रफ़ी के शहदाई थे। 1980 में जब मोहम्मद रफ़ी मरहूम इस दुनिया से चले गए तो तब से लेकर आज तक हर साल याद रफ़ी के उन्वान से हैदराबाद के स्टेज पर वो ज़रूर याद रफ़ी का प्रोग्राम मुनक्किद करते थे। बहरहाल खान अज़हर की इस दुनिया से रवानगी तहज़ीबी हलकों में गम का। मरहूम बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता गुलकार थे। इब्तिदा में मरहूम फिल्मी गीत पेश किया करते थे और मोहम्मद रफ़ी मरहूम के बड़े मद्दाह थे। हर साल पाबंदी के साथ याद रफ़ी के नाम से रविंद्र भारती थिएटर में प्रोग्राम्स मुनक्किद किया करते थे। मैं गहरा रंज व गम का इजहार करता हूँ और ये स्कूल के ज़माने से ही ये गुलकारी की लाइन में थे और आज चुनाचे सारी दुनिया में ये मशहूर हैं। आंध्र प्रदेश करनूल के रुकन पार्लियामान डॉक्टर संजीव कुमार ने अपने दफ्तर में जिला अक़लियती बहबूद के अफसर महबूब बादशाह से अक़लियतों के मसाइल पर एक इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने अक़लियतों के मसाइल के हल पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी। रुकन पार्लियामेंट संजीव कुमार ने कहा कि वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने रियासत में मुस्लिम अक़लियतों के मसाइल हल करने की उन्हें जिम्मेदारी दी है। डॉक्टर संजीव कुमार ने मुस्लिम अक़लियतों से अपील की है कि वो अपने मसाइल हल करवाने रुकन पार्लियामान के दफ्तर से रुजू हों। कर्नूल पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी पब्लिक से मैं विनती कर रहा हूँ कि माइनॉरिटीज़ प्रॉब्लम्स के लिए और माइनॉरिटीज़ फैसिलिटीज़ कोई सेंट्रल गवर्नमेंट से लाने के लिए श्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ऑनरेबल सीएम हैज़ डेडिकेटेड सम वर्क्स टू डिफरेंट एमपीज़। तो मुझे माइनॉरिटीज़ के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत करने के लिए मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला, तो इसलिए मैं सबको विनती कर रहा हूँ, माइनॉरिटी भाइयों को, बहनों को, आप कृपया कुछ माइनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम्स है तो मेरे पास लेके आओ। वो स्टेट गवर्नमेंट की रहने दो या सेंट्रल गवर्नमेंट रहने दो, तो मैं उसको फॉलो अप करके वो प्रॉब्लम्स को सेटल करने के लिए मैं कोशिश करूँगा। आने वाले 3 साल में भी ये काम करने के लिए मुझे आप वर्क दीजिए, मैं वर्क करके आपको सॉल्यूशंस आपके पास लेके आऊँगा। विजयवाड़ा के प्रकाशम बैराज के करीब वाक़ दरगाह हुसैन शाह वली कादरी के उर्स तकरीब का इनकाद अमल में आया। रियासती वजीर इंडोमेंट वेलमपल्ली श्रीनिवास ने दरगाह पर हाजिरी दी। आंध्र प्रदेश मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रियासती सदर अल्ताफ राजा ने रियासती वजीर का खैर मकदम किया। रियासती वजीर ने दरगाह पर चादर पेश की। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जगन हुकूमत तमाम तबकात की तरक्की के लिए संजीदा है। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत ने दरगाहों की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया है। इस दौरान अल्ताफ राजा ने रियासत में अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआ की। वहीं प्रकाशम बैराज के करीब वाक़ 450 साल कदीम दरगाह के तामीरी कामों को जल्द शुरू करने का मुतालबा किया जा रहा है। कनका दुर्गा फ्लाईओवर की तामीर के दौरान दरगाह हज़रत हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की इमारत को नुकसान पहुंचा था। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी को भी इस मामले से वाकिफ करवाया गया। वज़ीर आला ने भी दरगाह की इमारत को जल्द से जल्द तामीर करने की यकीन दहानी करवाई। कई माह गुजर गए मगर आज तक तामीरी कामों में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रियासती सदर अल्ताफ राजा ने बिला ताखिर दरगाह की इमारत की तामीर शुरू करने का हुकूमत से मुतालबा किया। बज़मायना करनूल की जानिब से तरही मुशायरे का इनक़ाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से बशीर ताबिश और अज़मत अली कड़पवी ने शिरकत की। अताउल्लाह अता, जलील इरम, जावेद इकबाल और दीगर ने अपने कलाम से सामीन को महसूस किया। इस मौके पर जलील इरम ने कहा कि यौम अक़लियत पर वज़ीर आला ने रियासत में उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा देने का ऐलान किया है, जिसे बहुत जल्द पूरा किया जाएगा।